हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कई बार पूछी गई है एनसीएफ की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये क्या थी? ये अपने आप में फोर्थ नंबर की थी। इससे पहले कौन कौन सी आई थी? 1975 में आई थी। इससे पहले 1975 में आई, फिर 88 में, फिर 2000 में और 2005 में। तो कौन से नंबर की है ये? इस बार वाली फोर्थ नंबर वाली है वो। ठीक है, पहले 75 में, फिर 88, फिर 2000 और 2005 में किसके द्वारा लाई गई? एनसीईआरटी के द्वारा लाई गई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज थी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। इन्होंने 22 लैंग्वेज, जो भी शेड्यूल 8 में है हमारी अनुसूची 8 में जो 22 लैंग्वेज दी है, उस सब में इन्हें ट्रांसलेट करा गया है इस एनसीएफ को। और एनसीईआरटी ने 10 लाख दिए हर स्टेट को, ताकि इसे अपनी अपनी स्टेट में प्रमोट करा जाए। तो इसमें मेन चीज़ क्या क्या थी, किस किस चीज़ों पे इन्होंने बात करी है? फिजिकल डिस्कम्फर्ट पे काम करो, यानी कि ज़्यादा दूर स्कूल नहीं होना चाहिए, हैवी स्कूल बैग को घटाओ, ये सारी चीज़ें करो। तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को कम करो। और टाइम टेबल ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंस को करिकुलम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सबसे मेनली चीज़ है, यहाँ पे पढ़ते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। तो इसमें क्या है, इन्होंने फोकस करा है कि लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि रोट मेथड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम चाइल्ड सेंटर में पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें इन्हें रिलेट करते हुए चलने की। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो क्या क्या चीज़ है? पहला, रोड मेथड से हटाना है, यानी कि रटवाना तो बिल्कुल नहीं है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, जो भी हमारी नॉलेज होगी उसे आउटसाइड द स्कूल तक जोड़ना है, यानी कि ये नहीं सिर्फ बुक पढ़ाओ, वो जो हमारी नॉलेज है वो स्कूल के बाहर भी काम आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, एग्जामिनेशन का जो होगा वो फ्लेक्सिबल करे। एग्जामिनेशन कैसा करे? फ्लेक्सिबल करे, यानी कि रिजिड, जब मतलब एक ऐसा ना हो कि भाई बहुत कठिन तरीके का वो दे दे। फ्लेक्सिबल हो, जिसे इजीली सब कर सके और हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। टू एनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ये चीज़ मैं बता चुका, वही चीज़ है जिस तरीके से आउटसाइड द स्कूल की बात को कनेक्ट कर रहे थे, इसी तरीके से सिर्फ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ना रहे, बच्चे के प्रैक्टिकली करवाएं या उसी तरीके से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक पॉलिसी। डेमोक्रेटिक पॉलिसी का मतलब वहाँ पे भी समझाया था। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों को पूरे तरीके से फ्री छोड़ दे, कि हाँ मतलब टू वे मेथड चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टीचर ही बता रहा है, टीचर ही करा रहा है, ऐसा ना हो। बच्चे के दिमाग में अगर कोई सवाल आ रहा है, वो सवाल पूछ सकता है और आपको उसके आंसर देने होंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल का। बस मेन जो की थी वो यही थी। उसके बाद इन्होंने लर्निंग पे बात करी है, सब्जेक्ट पे बात करी है। सारे सब्जेक्ट अलग अलग किस तरीके से होते हैं, इन पे इतना फोकस मत करो, क्योंकि इससे ज़्यादा आ भी नहीं रहा है। अपना सब्जेक्ट देख लेना बस। अगर मान लो जैसे तुम्हारा मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक को पढ़ाने किस तरीके से बात करी, साइंस को कैसे करी, सोशल साइंस को कैसे करी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात करी 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो हमने कोठारी कमीशन में पढ़ा था। कब आया था? 1964 और 66 में। तो इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की भी इन्होंने वापसी बात करी है एनसीएफ में। किस किस तरीके से, कि भाई पहली तो चीज़ इन्होंने कहा प्राइमरी तक तो मदर टंग ही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, 3 लैंग्वेज फार्मूला पता होगी सबको, अगर नहीं पता तो देखो। अगर 2 तरीके की होती है, पहली होती है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, और दूसरी होती है जिस स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती। तो जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती, पहले हम उसे लेते हैं। जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती उसमें पहली भाषा उसकी मदर टंग। ठीक है, पहली भाषा उसकी मदर टंग, दूसरी भाषा हिंदी, और तीसरी भाषा इंग्लिश या फिर कोई मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज यानी कि जो भी भारत में बोली जाती हो। ठीक है, अब आते हैं उस स्टेट में जिस स्टेट में हिंदी बोली जाती है। तो उसमें हिंदी बोली जाती है तो पहली लैंग्वेज हिंदी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, और तीसरी लैंग्वेज मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, यानी कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया में बोली जाती हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद चलो इसे रिवाइज करते हैं। तो एनसीएफ कब आया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2004 में आया। क्लियर, 2004 में नवंबर में इसकी कमेटी बनी थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी थी। और इसका हेड कौन था? यशपाल सिंह। पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ का हेड कौन है? प्रोफेसर यशपाल सिंह। ठीक, तो ये अपने आप में कौन सी थी? अपने आप में ये चौथी थी। पहले 75 में आई थी, फिर 88, फिर कब आई थी? 2000 में, और उसके बाद ये हमारी चल रही है 2005 वाली एनसीएफ। ठीक, अब इन्होंने किस किस पे काम करा? इनका वो मैंने बता ही दिया, हेड कौन था? प्रोफेसर यशपाल सिंह। किस किस पे काम करा? फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच अपनानी है। ये नहीं करना कि संरचनावाद, यानी कि बच्चे को क्रिएटिव बनाओ, वो बहुत सारी चीज़ें सोचे समझे। ये ना हो कि एक ही पे अटक के बैठ जाए कि नहीं मैंने तो ये बुक में पढ़ा है तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरा,
रोट लर्निंग का डिस्करेजमेंट, यानी कि रटने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये चीज़ मैं बता चुका, इसकी जो थीम थी, यानी कि एनसीएफ की जो मेनली थीम मानी जाएगी वो क्या थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या थीम थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो हमारा कंटेंट शुड बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जो भी हम पढ़ाएंगे वो बाहर के स्कूल तक भी, यानी कि स्कूल के अंदर तक ही ना हो कि हाँ बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहा है बस यहीं पे ख़त्म हो गया, वो उसकी बाहर की लाइफ से भी कनेक्टेड रहना चाहिए। और प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इज़ दैट अ फैसिलेटर। फैसिलेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टीचर ऐसा डिक्टेटर टाइप ना हो कि भाई जो मैंने बता दिया मेरा काम करो वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो बच्चे को समझाने वाले तरीके से काम करना चाहिए। अगर बच्चों को कहीं भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ भी पड़ रही है, वो उन्हें हर तरीके की सपोर्ट करे। ठीक है, और एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल बनाएं, रिजिड ना नहीं होना चाहिए। और प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ अ टीचर, यानी कि टीचर को पहले से पहले उसमें जैसे इंटर्नशिप वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे इंटर्नशिप होनी ही चाहिए, तभी वे स्कूल में अपॉइंट करे जाए। और ये चीज़ मैं बता ही चुका, 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी गई थी। 22 लैंग्वेज कौन सी, जो भी 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज दी गई है। और एनसीईआरटी ने हर स्टेट में प्रमोट करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। तो आई होप आपको ये एनसीएफ हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राइट टू एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।